आज का टॉपिक हम लोगों का है सेंटर ऑफ मास का पेपर डिस्कशन। हमने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं, राइट। और वो क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर को पूरा, ठीक है ना। पहला जो प्रॉब्लम ये है कि फोर्स और टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है, कैसे वेरी कर रहा है। एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है एंड दैट इज वेरी विद टाइम एंड द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम हैज बीन गिवन लाइक दिस। हम लोगों ने सीखा है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी फ्रॉम t1 टू t2, और यह कुछ और नहीं, यह जे नहीं, ये जे क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स इसको कहते हैं इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। इम्पल्स किसे कहते हैं? If a large force acts on a particular body for a short time, है ना, then such a force is called a impulsive force. A force और time इंटरवल का जो प्रोडक्ट है that is called impulse, right? तो उसको यदि हम लोग एक फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt तक लगता है तो f dt हुआ, और उसको टाइम t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो that will give the total value of the impulse. And that is equal to change in momentum of the body of the particle. तो delta p is the change in momentum and this is the impulse, ठीक। तो यहाँ पर देखो, ये जो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होता है तो उस कर्व के अंदर जो एरिया होता है that gives impulse, right, and that is equal to क्या? delta p। तो यह जो एरिया होगा वह क्या चेंज इन मोमेंटम देगा? नहीं, area under the curve will give change in momentum. Area under the curve will give change in momentum. Change in momentum. Right? ठीक है? तो देखो तो डेल्टा p जो हुआ वह कितने के बराबर हो जाएगा? इसके अंदर जो एरिया हुआ, तो एरिया देखो ये क्या ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ पैरेलल साइड्स का सम, तो ये साइड कितना हुआ? 4 और ये कितना हुआ? 1 2 3 हुआ ना, ये 1 2 और 3 होना चाहिए, तो 3 हुआ, ये 3 हो गया, राइट। अब प्लस यह कितना है? यह 1 यूनिट आएगा, 1 और हाइट कितना है? 2 तो ये 4 आ जाएगा, 4 क्यों? चेंज इन मोमेंटम आ गया, ये केजी मीटर पर सेकंड, राइट। यस। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है 0, तो इसको लिखोगे तो m क्या v2 माइनस v1 होगा? नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू 4 केजी मीटर पर सेकंड आएगा, राइट। आप देखो तो m दिया है 2 kg, आई v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, तो ये क्या है? 4 लिखेंगे हम लोग, तो v2 जो फाइनल वेलोसिटी है दैट शुड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, राइट। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इज इक्वल टू 1। इज इट ऑलराइट? Now let us consider the second problem. उसमें which of the following statements is correct? ठीक, पहला जो है in a perfectly elastic collision all the kinetic energy of the particles is lost. No, है ना। perfectly elastic collision में kinetic energy of the colliding bodies is conserved. collision के पहले जितना टूटा रहता है उसी kinetic energy collision के बाद भी उतनी ही रहती है। तो परफेक्टली इलास्टिक कलीजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग है। इन ए परफेक्टली इलास्टिक कलीजन एनर्जी ईच ऑफ पार्टिकल इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द कलीजन। नो, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज होगी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोगों का गलत है। थर्ड है इन ए परफेक्टली इलास्टिक कलीजन the relative velocity of recession
and after the collision equals relative velocity before the approach of the collision. हाँ, तो हम लोगों ने देखा है कि relative velocity of separation divided by velocity of approach. Velocity of separation divided by velocity of approach is a constant, and that constant is E, which is called coefficient of restitution, right? In a perfectly elastic collision, coefficient of restitution has value 1. So velocity of recession or velocity of approach will be equal to each other. This statement is correct. Right? और फोर्थ है द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नो, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगी. यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है. ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो कौन सा है? थर्ड. तो इसके लिए 2 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट. Now let us consider the third problem. इसमें एक प्लेट दिया हुआ है ऐसे, देखो यहाँ पर बनाया है. ये यूनिफॉर्म प्लेट है, थिकनेस बिल्कुल सेम है, और यहाँ से एक एक्सिस एक्स है और ये वाई एक्सिस. कहता है कि इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए. तो हम करेंगे क्या कि ये जो तुम देख रहे हो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट और उसका सेंटर है ये, तो क्या उसके टोटल मास को वहीं पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है? मानते हैं लोग. और उसके बाद देखो ये जो एक स्क्वायर प्लेट होगा इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे जिसका टोटल मास इसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड होगा. तो ये हम लोगों ने एक ले लिया, इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे जिसका टोटल मास कहां पर है? यहां पर है. ठीक. और ये जो ऊपर पार्ट है ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट होगा जिसका लेंथ 2a और जो ब्रेड्थ होगा a होगा, उसका जो टोटल मास है वो यहां पर ट्रीट किया जाएगा, है ना. Assume that total mass is here at this point, right? तो अब हम लोग 2 पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, एक पार्टिकल यह और एक पार्टिकल यह. अब देखो यह जो पार्टिकल ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट होगा उसका मास ये जो स्क्वायर प्लेट है उसके मास का क्या होगा? 2 टाइम्स होगा. हाँ. राइट. तो हम लोग लिखें उसका सेंटर ऑफ मास xc इज इक्वल टू, लिखते हैं क्या है? m1 0. क्यों? इसका मास यदि 1 मान लिया जाए तो यह यहीं पर है ना, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 प्लस इसका लिखा जाए तो बताओ तो इसका मास m2 लिखें. राइट. अब बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या यही है? x कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में तो यही ना x कोऑर्डिनेट होगा. तो यह x कोऑर्डिनेट क्या a/2 है? a/2 लिखें. पॉजिटिव a/2 हो गया. राइट. और नीचे क्या होगा? m1 प्लस m1 प्लस m2. ठीक. अब यहां पर क्या करें? m1 इसको 2m कहेंगे तो यह तो 0 है, यहां पर m1 2m लिखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई किया और उसके लिए लिखेंगे m2 m और यह a/2 और नीचे क्या लिखेंगे? ये 2m प्लस m. राइट. अब बताओ तो कितना आएगा? यह m तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो m कैंसिल हो जाएगा, a/2 है 3, क्या a/6 आएगा क्या? यस सर. नहीं, यह क्या आएगा? a/6. राइट. x बाई a/6 होना चाहिए. तो इस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो हुआ a/6 हुआ. अब y कोऑर्डिनेट इसका देखते हैं. y कोऑर्डिनेट ए द ब्लैक बोर्ड में विजुअल है. यस सर. अच्छा, यहां पर लिखते हैं तो x yc लिखा जाए तो एक ही बार लिख देते हैं. देखो तो इसका तो 2m मास हमने एक ले लिया, y कोऑर्डिनेट इसका 0. ठीक. इसके लिए मास क्या लिया? m. और y कोऑर्डिनेट क्या है? देखो यहां से ये इतना आना चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट माइनस a. यहां से यहां तक जो यही तो y कोऑर्डिनेट होगा, तो नीचे ये माइनस a होना चाहिए. और टोटल मास से डिवाइड करेंगे तो 3m से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होना चाहिए? m से कैंसिल हो गया तो माइनस a/3 होना चाहिए. माइनस a/3. ठीक है ना. तो ये जो प्लेट दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट xc जो आया वो a/6. राइट. और y कोऑर्डिनेट जो आएगा yc जो कहेंगे हम लोग दैट इज इक्वल टू माइनस a/3. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? a. ऑप्शन ए इज करेक्ट. x कोऑर्डिनेट a/6 और y कोऑर्डिनेट माइनस a/3.
I think this explanation is clear. Yes. Right? Now let us consider the fourth problem. फोर्थ प्रॉब्लम में देखो, एक यूनिफॉर्म रॉड है और इसका लेंथ n है. Length is n. Right? Yes, sir. This is lying along x-axis. One end is at the origin. और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वह x के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. And that variation has been given as sigma is equal to sigma naught 1 plus x by n. ठीक? पूछता है कि उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया जाए x डिस्टेंस पर dx, राइट? नहीं? और बताओ तो ये जो ये dx एलिमेंट है उसका पहले निकाले मास कितने के बराबर होगा? तो dm जो होगा एलिमेंट का मास dm दिया जाए तो क्या सिग्मा dx होगा? Yes, sir. राइट? सिग्मा dx. और सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन dmx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन d. नहीं? Yes, sir. और x जो होगा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से l. नहीं? यहाँ पर ये जो x वेरी करेगा वह 0 से l तक वेरी करेगा. तो जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन dmx divided by integration dm और dm is the mass of the element. Yes, sir. Right? एक काम किया जाए इसको पूरा करें तो इंटीग्रेशन बताओ तो dm क्या होना चाहिए? क्या सिग्मा dx है? तो सिग्मा की जगह हम लोग सिग्मा नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस x by l क्या ये सिग्मा हो गया और यहाँ dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या dm हो जाएगा और फिर x लिख दिया. Yes, sir. 0 से l तक इसको करेंगे और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन सिग्मा नॉट 1 प्लस x by l और क्या ये dx. ये dm हो गया 0 से l तक. इज इट ऑलराइट? ठीक. ये सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट है ना. हाँ. ये इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. ये कैंसिल हो गया. अब इंटीग्रेशन किया जाए तो वेरी सिंपल. इसको बताओ तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं. Yes. 0 से l ऐसे कर दें और ये क्या आएगा x और dx. राइट? अब प्लस ये क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन करें 0 से l x स्क्वायर और dx बाई क्या l और डिवाइडेड बाई इसको लिखें इंटीग्रेशन 0 से l dx प्लस इंटीग्रेशन x dx बाई l और 0 से l. इसके वैल्यू को हम सीधे रख रहे हैं. Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या l स्क्वायर बाई 2 आएगा? हाँ, L square by 2. राइट? हाँ. l स्क्वायर बाई 2. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो l क्यूब बाई 3 होगा. l से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? l स्क्वायर बाई 3. L square by 3. l स्क्वायर बाई 3. राइट? Yes, sir. और नीचे जो आएगा यह तो l आ जाएगा. नहीं? अब प्लस यह क्या होगा? l स्क्वायर बाई 2 आएगा. l तो l बाई 2 आ जाएगा. ठीक है ना? सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्या आना चाहिए? फाइनल 5L by 9. 5l by 9. Yes, 5l by 9. 9. राइट? Yes, sir. 5l by 9. 9. ठीक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? C. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो सी इज करेक्ट. राइट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. I think this is clear. Now let us consider फिफ्थ प्रॉब्लम है ना. इसमें दिया है कि एक बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्ट्राइक करता है और बाउंस करने के बाद ऐसे जा रहा है और फिर लेवल प्लेन को यहाँ पर स्ट्राइक करता है. तो इसमें कुछ चीजें पूछी गई है ना. तो पहला पूछा है कि जब ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो थीटा डैश है वो क्या होना चाहिए. राइट? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है. तो ये यदि थीटा ये पर इंसिडेंट होता है और थीटा डैश पर रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोगों ने पढ़ा है ये रिलेशन हम लोगों को याद रखना चाहिए. थीटा tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाई P. अब बताओ तो थीटा दिया हुआ है
थीटा कितना दिया है एट एन एंगल, कुछ दिया है 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये दिया हुआ है, राइट। तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू क्या लिखा है, tan थीटा बाई ई, ओके। यस तो tan थीटा tan 45 हो जाएगा, अब बाई ई कितना है 3/4, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 4/3 होगा, यस सर क्या नहीं। तो बताओ तो थीटा डैश क्या होना चाहिए, 53 थीटा डैश शुड बी इक्वल टू 53, राइट। तो पहला और जो दिया है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, कह रहा है ना कि पहले में दिया है, क्या दिया है बोलो तो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द बार विल बी 53 डिग्री, दिस इज ऑलराइट। फिर ये थीटा डैश जो है 53 डिग्री होना चाहिए, तो वो जो इन्फरेंस है वो करेक्ट है। द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बार विल बी 5√3/8, 8 है u, तो कितनी सी रिफ्लेक्ट करेगा, यानी u डैश हमको निकालना है। तो u डैश के लिए देखो यहाँ पर लिखा है u डैश इज इक्वल टू, ये रिलेशन हम लोग को याद होना चाहिए, u नहीं स्क्वायर रूट के भीतर यहाँ लिखे क्या है, साइन थीटा बोलो, साइन 45 है, साइन 45 इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस e स्क्वायर क्या 3/4, तो 9/16 होगा, 9/16, और फिर ये क्या आएगा 1/2, थीटा 45 है, 1/2 स्क्वायर करेंगे तो होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर इसको बाहर कर दिया जाए तो u/2 हो जाएगा, ये इज इट ऑलराइट। और इसके भीतर जो आएगा 25/16, क्या यस सर तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 5u हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 4√3, 4√2। तो ये जो ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगा ये, तो u डैश जो होना चाहिए 5u/4√2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। 5√2 डिवाइडेड बाई, दिस इज नॉट क्लियर, 4 अच्छा √2 से हम लोग मल्टीप्लाई करें क्या, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5√2 रैशनलाइज करने के लिए √2u हो जाएगा, अब बाई 8 क्या मीटर पर सेकंड। दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ये जो स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है आफ्टर रिफ्लेक्शन द बार स्ट्राइक्स द फ्लोर एट P विद एंगल क्या 30 डिग्री विद द नॉर्मल, कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द बार स्ट्राइक्स द फ्लोर एट P पर स्ट्राइक कर रहा है, कितने से, तो 30 डिग्री पर। तो पहले अल्फा देखिए कितने बराबर होगा, यस सर अल्फा जो हुआ वो कितने बराबर होगा, अल्फा तो बता सकते हो कितने बराबर होना चाहिए, अल्फा बोलो, थीटा डैश कितना आया है, थीटा डैश आया है 53 आया है ना, तो ये जो अल्फा होगा वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री होना चाहिए। तो ये जब यहाँ से ऐसे जाता है तो यहाँ पर एस्ट्राइक, ये देखो यहाँ पर टेंजेंट डालो, स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है ना, ये देखो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब नॉर्मल से कितना है, तो जितना ये ऐसे बना रहा है उतना ही एंगल ये बनाएगा इससे, ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा ये अल्फा इतने बना हुआ है। तो नॉर्मल से कितना बनाएगा, नॉर्मल से बोलो, यहां ऐसे बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है ना, तो ये इसका जो डायरेक्शन होता है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर ये होगा, मान लो v के बराबर, ठीक। तो यहाँ ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो अनचेंज होती है, तो यहाँ पर कितना होगा, u डैश cos अल्फा होगा, और यहाँ पर मान लो कि v है तो ये तो वेलोसिटी नहीं रह जाएगी, v और ये जो कंपोनेंट है ये वही रह जाएगा, तो v cos अल्फा, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनना चाहिए वो अल्फा ही होना चाहिए, तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा, वो अल्फा, ये वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा है ना वो ये 53 होना चाहिए, ये यदि 37 आता है तो ये क्या होना चाहिए, 53 होना चाहिए, तो उसमें दिया क्या है 30 दिया है ना, तो दैट इज रॉन्ग। वन इज तो वही स्टेटमेंट है, हम लोग का थर्ड स्टेटमेंट है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग।
अच्छा, आफ्टर ट्रेजेक्ट्री, ये जो ट्रेजेक्ट्री जो बनती है प्रोजेक्टाइल की, दैट इज पैराबोलिक, तो वो स्टेटमेंट क्लियर है, सही है। चलो, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी। ये होना चाहिए सी। सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग। Now let us consider the sixth problem. ये सरफेस इज स्मूथ है, ये ब्लॉक है, वो ब्लॉक है, दोनों का मास इक्वल है, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K है। यह ब्लॉक v0 स्पीड से जाता है, इससे कॉलिजन करता है, नहीं तो कहता है कि मैक्सिमम जो कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में वह क्या होना चाहिए। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तब क्या दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे? तो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वह वेलोसिटी क्या होगी जरा हम देखते हैं। तो इसका मोमेंटम कितना होगा बोलो तो? mv0 और जब कंप्लीट कंप्रेशन होगा दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उस समय मोमेंटम क्या होगा? 2mv क्या मास होगा 2m, वेलोसिटी v, तो जो v वेलोसिटी होगी क्या वो v0/2 होना चाहिए? यस सर। नहीं, ये जो कंपोजिट जो ब्लॉक है वो इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट। अब हम लोग एनर्जी कंजर्व कराते हैं, तो बताओ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m v0 स्क्वायर, ठीक। यह जो स्टेशन है इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्प्रिंग के में कोई कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो कॉलिजन के पहले ये जो टोटल एनर्जी इतनी बराबर होनी चाहिए। जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो देखो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ मास टू 2m हो जाएगा, हैं? अब वेलोसिटी जो है v0/2 है तो उसका स्क्वायर करो तो v0² 4 क्या ये होना चाहिए? अब प्लस हाफ k और x स्क्वायर, ठीक। x जो है मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, क्या इक्वेशन बनेगा, राइट। हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन। तो एक काम किया जाए, हाफ m v0 स्क्वायर है ये, राइट, और यहां से ये 2 तो कैंसिल हो गया, हाँ, तो m v0 स्क्वायर बाई 4 क्या यहां आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। इज इट ऑलराइट? तो यह जो आएगा m v0 स्क्वायर बाई 4 होगा, नहीं, इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, ठीक। तो x जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ये 2 से कैंसिल करोगे, रूट ओवर m/2k होगा क्या? m/2k v0 और यहाँ पर बाहर आ जाएगा क्या? v0। क्या ये होना चाहिए? दिस शुड बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इज इट ऑलराइट? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, ठीक। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 7th। एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है, दूसरा पार्टिकल m है उसका मास m है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? d है। तो प्रॉब्लम में क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पार्टिकल ऑफ लार्जर मास विल बी। सेंटर ऑफ मास, लार्जर मास, मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास c यहां पर है और ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस x2 क्या? तो x1 को यदि x कहें, ठीक है ना, तो x2 कितने के बराबर होगा? दैट शुड बी इक्वल टू d - x, हां, d - x होना चाहिए। यदि लार्जर मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस x1 है तो वह x2 होगा, x2 भी इसको x मान दिया जाए तो क्या कितने बराबर होगा? हम लोगों ने पढ़ा है m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, क्या ये रिलेशन है? तो m1 की जगह 2m हो गया, x1 की जगह x हो गया, और m2 की जगह क्या हुआ? m हुआ, नहीं, x2 की जगह क्या? d - x, राइट। m से m कैंसिल करो तो 2x इज इक्वल टू क्या? d - x। तो बताओ 3x कितना हुआ? d। तो बताओ x क्या हुआ? d/3, नहीं। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लार्जर मास से कितना होना चाहिए? d/3। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, हाँ, एक बॉल जो है
ऐसे गिर रहा है, यहां से इसको गिराएगा, ये हाइट h है, हाँ स्ट्राइक करेगा, फिर कुछ ऊंचाई तक जाएगा, हाँ ये h1 है, हाँ और फिर उसके बाद फिर आता फिर उछलेगा, ये जा रहा है h2 है। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सेकंड में इसमें दिया है कि बार इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस आफ्टर collision it rises up to a height h by 4। ये यहाँ तक ये पहली बार जो उछल कर गया है, h1 क्या है, h by 4 है, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि h2 क्या होना चाहिए, the height up to which it rises after second collision। सेकंड collision के बाद वह कितनी हाइट तक ऊपर जाता है, तो हम लोग को h2 जानना है, क्या होना चाहिए। तो पहले वाले कंडीशन से हम लोग क्या जान जाएंगे, E जान जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो मालूम है हम लोगों को, ऐसे h1 इज इक्वल टू E स्क्वायर h, नहीं h1 h by 4 है, और यह E स्क्वायर और ये क्या h है, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4। E कितने बराबर होगा, 1 by कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं इसको। यस सर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। यस ये निकल गया, दिस इज इक्वल टू 1 by 2। हाँ अब दूसरे ये अब जो उछल कर जाएगा तो दिस शुड बी इक्वल टू E स्क्वायर h1 लिख सकते हैं, हाँ यस सर, नहीं h1, तो E की जगह क्या लिखा 1 by 2, इसका स्क्वायर कर दो, h1 क्या है, h by 4 है, यस सर, ठीक। तो क्या यह h by 16 होगा, हाँ h by 16, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, ये ब्लॉक मास है v0 स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है ब्लॉक जिसका मास 12 है, ये इससे कलीजन करता है और कलीजन के बाद ये स्टिक्स टुगेदर, राइट, और दोनों साथ साथ चलते हैं। इस प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो कितने के बराबर है, ठीक। तो पहले हम लोग देखें मोमेंटम कंजर्वेशन, देखें मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं और देखा कि जो कंपोजिट ब्लॉक है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करता है। तो कलीजन के पहले मोमेंटम mv0 इसका तो 0 हुआ, कंपोजिट मास कितना आएगा 3m और वेलोसिटी v, तो v will be equal to v0 by 3। कैसा होगा, नहीं, अच्छा। अभी कलीजन के पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसको k I लिखते हैं हम लोग, हाफ mv0 स्क्वायर, ठीक, और k f लिखना है, तो हाफ कंपोजिट ब्लॉक का मास कितना होगा 3m, नहीं, और वेलोसिटी कितनी है v0, तो v0 स्क्वायर बाई 9 होना चाहिए, ठीक। क्या ये होगा, तो ये कितने बराबर आ जाएगा, m v0 स्क्वायर बाई 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये डिक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम लिखना चाहें इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस लिख दिया है यहाँ पर हाफ m v0 स्क्वायर, क्यों, माइनस m v0 स्क्वायर बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक। ये कितने बराबर आ जाएगा, ये 3 और उधर क्या आएगा 1 2, m v0 स्क्वायर बाई 3 आएगा, m v0 स्क्वायर बाई चेक करना है हम लोग को, ये ठीक है, इतना होना चाहिए। तो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में कितना होना चाहिए, m v0 स्क्वायर बाई 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, B इज करेक्ट, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 10। 10 में देखते हैं क्या है, 10 में दिया है if the kinetic energy of particle increases 44%,
तो मोमेंटम में फ्रैक्शनल चेंज क्या क्या होगा? होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है? 44%। तो देखो K इक्वल टू हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बाई 2। हाँ। यदि मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। तो यहाँ पर K डैश लिखेंगे तो ये P डैश स्क्वायर बाई 2 होगा। यस सर। क्या? तो K डैश बाई K लिखा जाए तो यह क्या? P डैश स्क्वायर बाई क्या होगा? P स्क्वायर, टी स्क्वायर हाँ है ना? तो हम लोग P डैश बाई P लिखें तो दैट शुड बी इक्वल टू रूट होगा K डैश बाई के हाँ कैसा है? यस सर। और K डैश जो होगा वह K प्लस 44% है ना? यस सर। आपके काइनेटिक एनर्जी 44% बढ़ गया है, तो इसको लिखे तो K डैश बाई K जो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 144 बाई क्या? 100 नहीं। अब तुम इसको P डैश बाई P लिखो तो दिस शुड बी इक्वल टू क्या? ये 12 बाई 8, राइट? यस सर। फ्रैक्शन चेंज निकालना है तो दोनों तरफ एक सब्ट्रैक्ट करो P डैश बाई P -1, तो ये क्या आ जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 0.2 आ जाएगा। Yes, sir. इसी को लिखते हैं P डैश बाई P, तो P और ऐसे P लिख देंगे और ये डेल्टा P बाई P, राइट? Yes. आई इक्वल टू 0.2। क्या? यस सर। ये डेल्टा P क्या है? मोमेंटम में चेंज हो गया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम एंड दैट गिव्स फ्रैक्शन चेंज इन मोमेंटम एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0.2। 2 सो आंसर विल बी 0.2 A। इसका ऑप्शन जो होगा A इज करेक्ट, राइट? यस सर। Okay. Now let us consider next problem. Problem number 11, right? ये देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स कर दिया है इसको। एक बुलेट को फायर किया जाता है, इसको स्ट्राइक करता है और आफ्टर कलीजन इट गेट्स एम्बेडेड इनसाइड इट। ब्लॉक का मास 9m/10 दिया हुआ है और बुलेट का मास m/10 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पे मैक्सिमम कंप्रेशन जो हो रहा है x0 हो रहा है, तो ये जानना है कि बुलेट की वेलोसिटी v0 क्या होनी चाहिए, राइट? अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो पहले मोमेंटम कंजर्व कराएं, तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो m/10 बुलेट का मास नहीं, और मान लो उसकी वेलोसिटी v0 है तो नहीं जानते हैं। इस ब्लॉक का मोमेंटम क्या है? स्पेशली जैसे 0, ठीक? अब जब ये कलीजन हुआ गेट्स एम्बेडेड तो मास जो होगा टोटल मास क्या 9m/10 और प्लस इसका तो वो m हो जाएगा। और मान लो कि कंपोजिट ब्लॉक की यानी ब्लॉक और प्लस क्या बुलेट और उसकी वेलोसिटी भी है, तो यह क्या होना चाहिए? mv होना चाहिए, ठीक है ना? तो v क्या आ जाएगा? v0/10, राइट? नहीं, v0/10 हो गया। अब मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराएं तो शुरू में मैकेनिकल एनर्जी वो कितने के बराबर है? वो दिया ही है, राइट? तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि v0 निकालना है तो शुरू में एनर्जी कितनी होगी बोलो तो? हाफ m बाई क्या 10, अब v0 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। स्प्रिंग के पास एनर्जी पोटेंशियल 0 है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी वह भी 0 है, ठीक है ना? जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा x0 और इसकी ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। वहां पर तो ये निकाल लिया उन्होंने। क्या कर रहा है इसमें? मैक्सिमम द ब्लॉक इज मूविंग ऑन इट्स वे, द मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेटेड एंड द कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू, वो ये इधर अच्छा चलिए मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है? तो मैक्सिमम जब कंप्रेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या? इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं, हैं? तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m, इसके पास नहीं हाफ k x स्क्वायर हो जाएगा, x0 स्क्वायर हो जाएगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो टोटल एनर्जी जो रहेगी तो केवल किसके पास होगी? दैट विल बी
इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाँ। और उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन x नॉट है, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ होगी हाफ के x नॉट स्क्वायर होगी। हाँ। ठीक है, और शुरू में जो एनर्जी हमने निकाल लिया है कितने बराबर होना चाहिए, हाफ, राइट। अच्छा, तो इस ब्लॉक के पास होना चाहिए ना, हाँ। इस ब्लॉक के पास कितनी एनर्जी है वो हमको निकालना है। अब शुरू में एनर्जी की तो कोई जरूरत है नहीं, Yes. राइट, तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं इसको, और इस ब्लॉक के कंप्लीट ब्लॉक के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, हाफ m, क्यों Yes, sir. है, और इस ब्लॉक के पास अब जो एनर्जी होगी वो v नॉट बाई 10, अब उसका स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, yes, sir. हाँ, ये होना चाहिए ना। अब बोलो तो क्या हाफ से ये हाफ साफ हो जाएगा, Yes, sir. क्या Yes. अब उसके बाद क्या लिख रहे हैं, m v नॉट स्क्वायर बाई 100, ये होना चाहिए, हाँ. और k x नॉट स्क्वायर, Yes, sir. नहीं, हाँ. तो ये v नॉट स्क्वायर को निकालना, तो v नॉट जो होगा 100k बाई m, क्यों, हाँ. और x नॉट स्क्वायर, ठीक। Yes. तो v नॉट जो बुलेट की वेलोसिटी है दैट शुड बी इक्वल टू 10 रूट ओवर Km. k बाई m, हाँ. नहीं, Yes, sir. और बाहर होना चाहिए X नॉट. x नॉट, राइट। Yes. तो जो बुलेट की वेलोसिटी v नॉट है दैट शुड बी इक्वल टू 10 रूट ओवर k बाई m, और बाहर x नॉट। क्या कोई ऑप्शन है? Yes, sir. Option number B. ऑप्शन कौन सा? B. B, ऑप्शन B, ऑप्शन यस, ऑप्शन B is correct, ऑप्शन B is correct. Is it all right? ठीक. Now let us consider the next problem, 12. 12 में देखो क्या करता है। ट्वेल्व में एक ब्लॉक ये है, इसका मास क्या है, 3m, Clear. राइट। हाँ. इसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट, नहीं, और ये जो दूसरा ब्लॉक है उसका मास क्या है, 2m. 2m, और इधर की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, 2v, राइट। अब ये क्या करता है कि मेक collision, the blocks moving on a smooth table make collision and stick together, ये दोनों collision के बाद ये चिपक जाते हैं। तो आप देखते हैं कि पहले मोमेंटम का जब कराए थे, तो देखो इसका मोमेंटम क्या होगा, 3m V naught. 3m v नॉट, राइट। 9. हाँ, इसका 2m और वेलोसिटी इधर है ना, तो Minus 2v, हाँ, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, Yes. माइनस कर दिया है। और जब कंपोजिट ब्लॉक का मास क्या होगा, 5m, और वेलोसिटी मान लो v है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस m v नॉट हो जाएगा क्या है, Yes. अब 5m v होगा, हाँ. m से कैंसिल करो, Yes. तो v जो होगा वो कितना होगा, माइनस v नॉट बाई 5, क्या Yes. माइनस v नॉट आया, इसका मतलब उसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, हाँ. वेलोसिटी का इधर डायरेक्शन जो टुवर्ड्स राइट हम लोगों ने पॉजिटिव माना है। क्या इतनी बात हुई, ठीक है। एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो निकालना है, राइट। तो की आई शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है बोलो तो, क्या, हाफ 3m V naught square. v नॉट स्क्वायर होगा, है, Yes. और प्लस हाफ 2m 2m, और 2v naught square. हाँ, ये 2v नॉट का whole square. होल स्क्वायर, क्या होना चाहिए, हाँ. ठीक है ना। इसको हम लोग कर लेते हैं, तो 3m बाई 2 v नॉट स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4m V naught. हाँ, 4m v नॉट स्क्वायर, कैसा आ रहा है, हाँ. तो इसको 11 आ जाएगा क्या, 11 बाई 2, हाँ. 11 बाई 2 m v नॉट स्क्वायर, इज इट ऑलराइट। हाँ. और की एफ फाइनल होना चाहिए, वो क्या आएगा, हाफ 5m. 5m मास हो जाएगा कंपोजिट ब्लॉक का, हाँ. और वेलोसिटी जो हुई इसका माइनस v नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर हाँ. है, Yes. ये हाफ हुआ, ये 5m हुआ, और ये बोलो क्या होगा, v नॉट स्क्वायर बाई 25 होना चाहिए, Yes, sir. नहीं, 5 से कैंसिल कर दिए इसको, Yes, sir. तो m v नॉट स्क्वायर
और भाई बोलो 10. 10। क्या ये होना चाहिए? Yes, sir. ये फाइनल एनर्जी हुई। और मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस हुआ, ठीक है ना? Yes, sir. तो ये देखो इसमें 11/2 And V naught square minus. mv0 स्क्वायर ये लॉस है, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना? Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में लॉस, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, Yes, sir. है ना? तो काइनेटिक एनर्जी भी लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइंड करके कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, Yes, sir. राइट? तो ये कितना हो जाएगा 11/2 mv0 स्क्वायर माइनस And V naught square. mv0 स्क्वायर बाई क्या Yeah. तो ये कितना आ जाएगा ये ये आएगा 54. ये 55 और -2 55 -2 minus 15. 53 ऊपर आ रहा है क्या? 54. ये 55 आएगा, Yes, sir. आई 2 घटेगा ना, 55 का 11/2 है ये, हाँ. 11/2 है ना ये? Yes, sir. 11/2 ही है, तो करेक्ट है। Yes, sir. 4 आएगा ये 2, तो ये 3 mv0, ये 11/2 mv0 स्क्वायर है। Yes, sir. वो आ रहा है, वो कितना आ रहा है 5, तो ये तो ठीक है ना, mv0 स्क्वायर 10 है, तो 11/2 और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम लोगों का देख लेते हैं, रुक जाओ इसको, ये 54 आ जाएगा, ये 5 55 और माइनस ये क्या यहाँ पर कितना किया था डेल्टा के 11/2 mv0 स्क्वायर माइनस mv0 स्क्वायर 10, ठीक? तो ये 54 बाई 10 आ जाएगा, 5.4 mv0 स्क्वायर, ये करेक्ट है? Yes, sir. ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? Option B. ऑप्शन B. बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? बी इज करेक्ट। आई थिंक कैलकुलेशन इज करेक्ट, ऑलराइट। Yes, sir. बढ़ा इसको। Now let us consider problem number 13. 13 को देखते हैं। इसमें एक्सेलरेशन टाइप कर दिया हुआ है, नहीं? क्वेश्चन पूछता है कि a particle of mass 2 kg, mass is 2 kg, is moving along x-axis. The variation of acceleration with time, है ना, has been shown in diagram figure. इसमें दिखलाया है, कहता है the impulse of the force during the time interval 0 to 4 second will be. ये कौन सा कर्व है? एक्सेलरेशन टाइम। Acceleration time. तो एक्सेलरेशन टाइम कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो क्या देता है? Change in velocity. हाँ, गुड। एक्सेलरेशन टाइम कर्व के अंदर जो एरिया होता है दैट गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा भी जो होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वह कितना होना चाहिए निकाल लें? Yes, sir. चेंज इन वेलोसिटी, वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा भी जो आएगा क्या ये एरिया होगा? Yes, sir. दिस एरिया विल गिव द चेंज इन वेलोसिटी। हाँ. तो ये ट्रायंगल हो गया। Yes. तो हाफ बोलो, बेस कितना हुआ? 4 नहीं, और ये हाइट कितनी होगी? वो भी 4, तो ये 4 हो गया। ये कितना आएगा? ये आएगा 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिखना होगा, तो वह कितना होगा? बोलो, m और डेल्टा v। Yes, sir. हाँ. चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ये बताओ, तो m कितना दिया है? 2 kg, हाँ. और ये कितना है? 8, तो ये कितना आ जाएगा? 16 kg मीटर पर सेकंड। बताओ तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? दैट इज इक्वल टू इंपल्स। Impulse, yes, sir. तो ये हो गया J, 16J, है ना? हाँ. तो J हम आंसर देना चाहें तो दैट शुड बी इक्वल टू 16 न्यूटन क्या? Meter. क्या हाँ. ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? Option B. बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो देखो ध्यान से देखना है, ये याद रखना चाहिए, एक्सेलरेशन टाइम कर्व के अंदर जो एरिया होता है दैट गिव्स चेंज इन Velocity. तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या निकाल, ये एरिया निकाल दिया, एरिया क्या 8 मीटर पर सेकंड आया, और हम लोग ये जानते हैं चेंज इन मोमेंटम कितने के बराबर होगा, तो वह भी याद रखो, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू कितना? इंपल्स।
तो क्या इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं? Yes. Is it all right? Now let us consider the second problem. That is the 14th one. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया है ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, एट एन एंगल अबव द ग्राउंड, वो थीटा पर हमने प्रोजेक्ट किया है जो हमको मालूम नहीं है, और वो कहता है एट मैक्सिमम हाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यह है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द मोशन फ्रॉम O to P विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो देखो इसको बहुत कायदे से हम देख लें कि जब इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा u cos थीटा होगा, Yes, sir. और वर्टिकल कंपोनेंट होगा U u sin sin थीटा होगा। जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वेलोसिटी बिकम्स क्या, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज करती, नहीं है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वह u cos थीटा ही होगी। तो u cos थीटा शुड बी इक्वल टू, है ना, वह वेलोसिटी का कितना हो जाता है 3/5, हाँ। तो 3/5 u, क्यों, Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u के बराबर है, तो वहां पर कह रहा है कि u का 3/5 हो जा रहा है, तो क्या cos थीटा निकल जाएगा, Yes, sir. cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, 5, ठीक है। हाँ। तो थीटा कितने के बराबर होगा, 53. हाँ 53 होना चाहिए। यह है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आएगा वह इतने के बराबर होना चाहिए, राइट। अब जब वहां पर जाता है, यहाँ पर ये पी पॉइंट पर है ना, Yes, sir. तो ये देखो ये तो ऐसे होगा ये, राइट। तो कहता है कि जब वहां पर जाता है तो क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, Momentum, हाँ। चेंज इन मोमेंटम। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज करती ही नहीं है, नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर यदि वेलोसिटी देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, शुरू में देखो, शुरू में इसका जो मोमेंटम होगा ऊपर की डायरेक्शन में वह कितना होगा, mv sin थीटा, हाँ। नहीं, Yes, sir. और p y डैश जो वहां पर जाएगा तो माइनस mv क्या sin थीटा, ठीक है ना। Yes, sir. तो चेंज इन मोमेंटम यदि लिखना होगा, ठीक है ना, तो 2 टाइम्स mv क्या होगा, sin थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. इसमें से इसको घटाया जाएगा, नेगेटिव आएगा, माने नीचे की डायरेक्शन में चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड उसका लिखा जाए, मोमेंटम में जो चेंज होगा दैट शुड इक्वल टू 2 mv sin थीटा। तो बताओ, तो 2 m की जगह कैपिटल M दिया है क्या, Small. अच्छा स्मॉल m ही आंसर, ठीक, स्मॉल m है नहीं, Yes. m हो गया, और v की जगह क्या है, u है, U है। और sin थीटा कितना है 53. 53, sin 53 का वैल्यू क्या होगा, और 4/5, क्या, Yes, sir. तो क्या होना चाहिए 8mu/5। कोई ऑप्शन है इसमें, 8mu/5 इसका आंसर होना चाहिए, Yes, sir. नहीं, Yes. मोमेंटम में जो चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो होना चाहिए 8mu/5। ये आंसर इसमें सी नहीं डी होना चाहिए, इसका आंसर Yes, sir. डी होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, Yes, sir. डी होना चाहिए, वी शुड करेक्ट। Now let us consider the question number 15। इसमें क्या है, यहाँ से एक ब्लॉक ये, ठीक है ना, यहाँ सस्पेंडेड है, इससे का लेंथ क्या है l है, और एक आइडेंटिकल ब्लॉक v0 स्पीड से ये जा रहा है और कलीजन करता है, और कलीजन के बाद, है ना, ये जो कलीजन है परफेक्टली इलास्टिक है, Yes. द कलीजन इज परफेक्टली इलास्टिक, और दोनों का मास यदि सेम है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि दोनों का मास सेम है और यह यदि जा रहा है, ठीक, और कलीजन होगा और परफेक्टली इलास्टिक होगा, तो दिस ब्लॉक विल कम टू रेस्ट एंड दिस विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, हाँ। ठीक है ना। तो कलीजन के बाद यहाँ स्टेशनरी हो जाएगा
और यह v नॉट वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। और क्या करता है उसमें कि जस्ट यह अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है। तो हम लोगों ने ये भी रिजल्ट देखा है कि सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v नॉट शुड बी इक्वल टू √5g। हाँ, √5g r। r की जगह यहाँ पर क्या होगा, L। नहीं, यस तो ये जो v नॉट होना चाहिए √5g l होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट अस कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर दिया है स्मूथ ट्रैक, ये स्मूथ ट्रैक है और ये जो पार्ट है वो सेमी सर्कुलर है, राइट। ये स्मूथ ट्रैक है, ये सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट है जिसका रेडियस r है, राइट। ये ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द ट्रैक, ये रखा हुआ है, with which another identical block makes collision with velocity v naught। एक आइडेंटिकल ब्लॉक है जो वेलोसिटी v naught से इसको क्या करता है, कोलाइड करता है यहाँ पर, ठीक। तो ये और स्टिक्स टू इट, कलिजन के बाद इसमें क्या होता है, ये चिपक जाता है। तो जब ये कंपोजिट ब्लॉक यहाँ पहुंचता है, यहाँ पर है ना, तो ये जो ब्लॉक है इसको प्रेस करता है कितने से, 4 mg से। तो कहता है कि v naught must be equal to, ये v naught क्या होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हम करेंगे कि पहला हम काम करें, क्या मोमेंटम कंजर्व कराया जाए, यस मोमेंटम कंजर्व कराया जाए तो कंपोजिट जो ब्लॉक होगा उसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इसका कितना है, मान लो कि m v naught इसका हो गया ये, और प्लस 0 कंपोजिट ब्लॉक का मास 2m हो जाएगा, अब वेलोसिटी हो गई v, राइट। तो v कितने बराबर होगा, क्या v naught by 2 होगा, नहीं, कंपोजिट ब्लॉक की वेलोसिटी v naught by 2 होगी। वहां पर जब पहुंचा हो तो देखो, जब यहाँ पर होगा ये यहाँ पर, तो उसके पास कौन कौन सा इस पर फोर्स लगेगा, देखो ये 2 mg नीचे एक्ट करेगा, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, ठीक। और n और 2 mg का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। तो वहां पर वेलोसिटी तो v के बराबर है। तो ये बताओ, तो n माइनस 2 mg, स्मॉल m इसका मास है, मास क्या है, स्मॉल m आता है, राइट। यस स्मॉल m के कर दिया हुआ है, इसमें स्मॉल m कर दिया है, ठीक है ना, राइट। तो देखो 2 mg नीचे एक्ट किया, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर एक्ट किया, और ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स होगा n माइनस 2 mg, दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, m 2m v स्क्वायर अब v स्क्वायर, बाय r। तो v स्क्वायर हमने कहा है v स्क्वायर बाई r होना चाहिए, m स्क्वायर बाई r। तो कंपोजिट ब्लॉक का मास 2m हो गया, वेलोसिटी v है, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट क्या है, वह है r। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर, 2mg नीचे, और जो डिफरेंस ये है दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां कहता है कि वो जो ब्लॉक है वह 4 mg से प्रेस कर रहा है, यस सर। तो 4 mg से प्रेस करेगा, इसका मतलब कि जितने फोर्स से ये प्रेस करेगा उतने फोर्स से ये ऊपर प्रेस करेगा। तो रिएक्शन का फोर्स हमको दिया हुआ है, इसका मतलब कि n जो है वो कुछ और नहीं, वो रिएक्शन का फोर्स है। यस सर। तो रिएक्शन का फोर्स कितने के बराबर दे दिया, 4 mg। 4 mg। तो वहां 4 mg लिख दिया जाए, 4 mg माइनस 2 mg, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 2 स्क्वायर बाय 2m। अब v की जगह v naught, हां v naught बाय 2। हां, तो v naught स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4r। और ये r रहेगा, हां क्या यस ये होना चाहिए। तो ये क्या 2 mg होगा, 2 mg, एंड दिस इज इक्वल टू हां 2m। v naught स्क्वायर बाय 4। हाँ, तो यहाँ पर ये 2 लिख दिया जाए, 2r होना चाहिए, हां m को कैंसिल कर दिया जाए, यस नहीं, तो 4gr होना चाहिए, यस एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, v naught स्क्वायर। तो ये जो v naught होगा वो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स √g। क्या कोई ऑप्शन है इसमें, यस सर। ऑप्शन कौन सा होगा, b ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट। यस क्वेश्चन नंबर कौन था, 16, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, सब लोग तैयार हो। A wooden log is lying on a smooth horizontal surface. Mass of the log is 100 kg, नहीं, and man of mass 40 kg standing on it. एक काम किया जाए,
अब ये जब चलना शुरू करता है तब ये लॉग इधर की तरफ मूव करेगा और कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा ये हमको क्या करना है, निकालना है, राइट। तो एक काम के लिए इसमें क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम लोग लगाएंगे। ये जो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है वो वेलोसिटी है आदमी की, किसके रिलेटिव, लॉग के रिलेटिव। तो जो VCL, ये आदमी को हम C कहें, ठीक। तो VCL दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड, राइट। तो VCL जो होगा वो लिख सकते हैं VCG, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और माइनस क्या V और क्या LG, ये होना चाहिए। आप देखो तो यह कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड है ये, और VCG हमको निकालना है, और यह कितना दिया हुआ है, तो V और LG हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो VCG जो आएगा, VCG that should be equal to, यहाँ लिख दिया जाए 10 प्लस ये इधर आ जाएगा, तो क्या ये कैपिटल V आएगा क्या, राइट। तो जब हम सुधारेंगे उसको क्या इतना होना चाहिए, ये वेलोसिटी लिखा जाए वहां पर, तो यहाँ पर यह नहीं लिखना है, ये लिखना चाहिए प्लस VLG, ऐसे लिखते हैं, साइड बार में लिखेंगे, इतना लिखना चाहिए। आप देखो तो यह जो आएगा तो VCG शुड बी इक्वल टू 10, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, और ये इधर जो जा रहा है तो ये वेलोसिटी तो नेगेटिव है ना, तो उसको क्या लिखना चाहिए, माइनस V, ठीक। फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे। इनिशियली इसकी वेलोसिटी तो 0 है, इसकी भी वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम 0 प्लस 0 हुआ, क्यों। आप देखो तो अब इसके आदमी की वेलोसिटी लिखें, तो आदमी की वेलोसिटी क्या है, 40 kg इसका मास है, राइट। और 10 यहाँ पर लिखे हैं 10 माइनस V, ठीक, राइट। और इसकी बात तो बोलो तो आदमी की ये लॉग की कितनी हो जाएगी, 100 kg, नहीं और माइनस है ना, तो प्लस लिखेंगे और इसकी माइनस वेलोसिटी ऐसे, क्या ये होना चाहिए, देखो तो करेक्ट है। तो ये जो आएगा 0 इज इक्वल टू 400 और माइनस 140 भी होगा क्या, नहीं, तो V शुड बी इक्वल टू 20/7 मीटर पर सेकेंड, और दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन C, ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, let us consider the next problem, problem number 18। इसमें क्या है, एक प्लैंक है जिसका लेंथ है L, and this plank is placed on a smooth horizontal surface। ये मान लीजिए स्टैंडिंग हियर एट दिस एंड, है ना, इसका मास m है और प्लैंक का मास क्या है, 4m है। यह आदमी चलकर जब इस एंड पर आता है तो पूछता है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्लैंक, ठीक। इसको कैसे करें बताओ तो। ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास जो होगा क्या ठीक मिडल में होगा, मिडल में होगा, तो इसी को हम लोग रेफरेंस मानते हैं, ये O, दिस पॉइंट इज टेकन एज रेफरेंस। अभी ये टोटल ब्लॉक का जो या प्लैंक का जो मास होगा वो इसी पॉइंट पर होगा, माना जा सकता है, और आदमी उस एंड पर खड़ा है। तो अभी इस सिस्टम का रिलेटेड टू दिस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग लिखेंगे तो XC शुड बी इक्वल टू, बोलो क्या है, 4m into 0, नहीं, इसके लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। फिर आदमी के लिए लिखा जाए तो आदमी के लिए लिखो तो उसका मास क्या है, m है, और उसका L/2, नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल मास 5m होना चाहिए,
अब देखो तो ये कितना L/10 होगा क्या? Yes, sir. दिस इज वन इक्वेशन। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन विथ रेफरेंस टू O क्या L/10 होना चाहिए? Yes. अब देखो यह जब आदमी चलकर यहाँ आ जाता है तो इसमें इसका पोजीशन चेंज कर जाता है। मान लो कि यह जो प्लैंक है मूव्स टुवर्ड्स राइट बाय ए डिस्टेंस x, ये पॉइंट क्या यहाँ पर आ जाएगा? Yes. तो ये नया पोजीशन ये हो गया, क्यों? और जो शिफ्ट हुआ प्लैंक में वह x है, राइट? तो जब आदमी यहाँ जाएगा तो अब हम लोग विचार करें कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए कि उसको हम xc डैश कहें, ठीक है ना? आदमी के लिए देखते हैं तो आदमी जब यहाँ जाएगा तो उसका मास कितने के बराबर होगा? m है। उसका कोऑर्डिनेट बोलो तो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? जब यह यहाँ चला गया तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए? L/2 माइनस x। तो इसका x कोऑर्डिनेट L/2 माइनस x होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव तो माइनस लिख दिया, प्लस उसके लिए बोलो 4. ए साथ में है तो ये पोजीशन का सेंटर ऑफ मास पर ये मिडल पॉइंट यहाँ था तो यहाँ चला जाएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 4m into x, राइट? और डिवाइडेड बाय 5 है. हाँ 5m। क्या ये होगा? इसको सिंपलीफाई करके थोड़ा सा लिखा जाए तो क्या होगा? m कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ. तो ये माइनस यहाँ पर तो रहेगा ही। ये क्या है? L-2x लिख सकते हैं इसको, हाँ. अब बाय 10. 10 होना चाहिए। और ये बोलो तो ये क्या आएगा? प्लस 4x by 5। इज इट ऑलराइट? Yes. ठीक। एक्सटर्नल फोर्स इस पर कोई नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है दैट शुड रिमेन अनचेंज्ड। तो जब अनचेंज होगा तो xc डैश शुड बी इक्वल टू क्या? xc। अब बताओ तो माइनस यहाँ पर L-2x by 10 और प्लस 4x by 5 that should be equal to L/10। क्या इसको सिंपलीफाई किया जाए तो x कितना आना चाहिए? L/5. L/5। Yes. L/5 करके देख लो, यह आएगा L/5। पॉजिटिव ही आया, इसका मतलब हमने x का जो पोजीशन शिफ्ट किया है इधर माना है, दैट इज ऑलराइट। तो यह जो प्लैंक है दैट विल शिफ्ट बाय ए डिस्टेंस L/5 टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्यों? Yes. ओके, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes. प्रॉब्लम नंबर 19 हम लोग देखते हैं। ये देखो ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर इसके सेंटर पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है और v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यह सरफेस जिस पर ये बिगर ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो ब्लॉक है दोनों ही क्या है? ये चलकर जब यहाँ पर पहुँचता है दिस पार्ट इज सेमी सर्कुलर और जब यहाँ A पर पहुँचता है तो होता क्या है कि इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ब्लॉक के पास, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तो बात कुछ नहीं कर रहा है, नहीं? तो बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का ये जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम कंजर्व कराएंगे। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी इसकी तो क्या ऐसे होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यदि हम कंजर्व कराएंगे तो दोनों के दोनों ही क्या इधर मूव करेंगे, ठीक है ना? तो शुरू में बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कितने के बराबर है? mv0। तुमने कहा कि माइनस लिखा जाए, कोई बात नहीं, ये इधर का डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं तो उसके ऑपोजिट जो होगा नेगेटिव होगा। अपने आप पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई चीज होती नहीं है, हमने उसी को पॉजिटिव ले लिया। अब देखो अब बड़े वाले ब्लॉक का क्या है? मोमेंटम 0 है। जब यहाँ पहुंचता है यहाँ पर तो दोनों साथ साथ चलेंगे विद सम वेलोसिटी, तब ये जो टोटल मास हम लेंगे तो m प्लस क्या होगा? स्मॉल m, और मान लो कि ये वेलोसिटी v के बराबर है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कंजर्व कराया है मोमेंटम को। ये कंजर्वेशन किसने लिखा है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसके लिए हमने v लिखा तो कितने के बराबर हो जाएगा? m v0 by m plus
क्या ऐसा होना चाहिए? Yes. बताओ तो कौन सा ऑप्शन Option B. ऑप्शन B. डी। ऑप्शन बी है B. बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट? वेरी सिंपल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को क्या किया है? Conserve. चलो नेक्स्ट, ये देखो कितना बढ़िया बनाया है। लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। दिस इज द कार, ठीक? मास ऑफ द कार इज m, राइट? एंड वेलोसिटी इज क्या? v नॉट। हैं? फिर भी हीरो कहाँ से? ये चंदूलाल है, ऊपर से आ रहा है, देखो क्या इनकी चुन्नी है, राइट? इनका मास मान लिया जाए m है और ऐसे आकर इसी पर चिपक जाते हैं, राइट? तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनके पास तो कुछ वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उनके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम को हम कंजर्व करा रहे हैं। तो कंजर्व कराया जाए तो इसका मोमेंटम क्या है? m v नॉट। और चंदूलाल जी का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा? 0, ठीक? और जब चंदूलाल उस पर आ जाएंगे तो मास टोटल कितना हो जाएगा? कितना? और मान लो वेलोसिटी v। तो v शुड बी इक्वल टू m v नॉट बाय m प्लस n। जो हीरो की वेलोसिटी जो मास है वह कार के मास का कुछ दिया है, कितना टाइम्स है? n टाइम्स नहीं, ये nth टाइम्स है। स्मॉल m इज इक्वल टू, कार का मास। अच्छा कार का मास n टाइम है। ओह, तो ये m इज इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल m। क्या कार का जो मास है हीरो के मास का कितना है? n टाइम्स। हिंदी फिल्म का हीरो है, Yes. राइट? हाँ, दोनों को अच्छा महसूस करना चाहिए। v इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे? n स्मॉल m v नॉट बाय, यहाँ पर n स्मॉल m प्लस स्मॉल m। m कैंसिल किया जाए तो n v नॉट बाय क्या? n प्लस 1। कैसा होना चाहिए? ठीक है ना? तो जब हीरो इस पर आ जाएगा तो कंपोजिट जो मास होगा, मास ऑफ द कार प्लस द मास ऑफ हीरो, है ना? तो उसकी जो वेलोसिटी होगी n v नॉट बाई n प्लस 1। आई थिंक दिस इज ऑल राइट, राइट? थैंक यू। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, राइट? ऑप्शन ए इज करेक्ट।